चलिए, तो हाँ, कुछ फंडामेंटल से सवाल आते हैं आसान आसान से, वेरिएशन ऑफ जी के। तो उसमें देखो, एक तो आपका जो जी का फॉर्मूला है हमारा, जी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, होता ही नहीं होता है। अब सुनिए, यही फॉर्मूला हमारा अगर डेंसिटी की टर्म में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा कि साहब, जी अपॉन आर स्क्वायर यहां ले दिया, वो मास को क्या लिख देंगे, 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये सिर्फ आर बचेगा, तो जी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 4/3 पाई जी रो आर। कहानी क्लियर? अब समझना ध्यान से। कई बार कंपेरेटिव स्टडी वाले क्वेश्चंस आते हैं, वो अलग अलग प्लैनेट्स को जी को कंपैरिजन करवाते हैं आपसे। फ्रैक्शनल चेंज, परसेंटेज चेंज के सवाल बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं जी के, तो उसको ध्यान से समझना कैसा आगे। यहां से अगर बात करें अपन, जैसे मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 होती है। वो एक कोई ऐसा प्लेनेट है जिस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का 2 गुना है और रेडियस जो है उसकी हाफ है। तो हम सीधा सीधा कंपैरिजन कर लेंगे, मास को डबल करने पर डबल हो जाएगा, और रेडियस को हाफ करूंगा तो 1/4, तो 4 ऊपर चला गया, तो वहां जी की वैल्यू कितनी होगी, 8 टाइम्स ऑफ द सरफेस ना। नहीं समझ में आई बात? एक तो वेराइटी सवाल ये। कई बार क्या करता है वो, डेंसिटी का कंपेरिजन देगा। जब डेंसिटी का कंपेरिजन देगा तो फिर हम इस फॉर्मूले से बात करेंगे। तो आप देखोगे ये वाला जो पूरा आर्ग्यूमेंट है ये कांस्टेंट है, तो जो जी है वो प्रोपोर्शनल टू रो और आर है। नहीं समझ में आई बात? आप किसी ऐसे प्लेनेट पे चले जाते हो जहां जिसकी जो डेंसिटी है वो अर्थ की डेंसिटी की 2 गुनी, लेकिन रेडियस हाफ है, तो इसको डबल करोगे तो डबल, इसको हाफ करोगे तो वापस सेम हो जाएगा, दोनों को डबल कर देंगे तो 4 गुना हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात? ये कंपेरेटिव बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द परसेंटेज चेंज क्वेश्चंस। सुनो, फ्रैक्शनल चेंज निकालना जानते हो, एरर वेरस में कई बार पढ़ा होगा ना। बताइए, क्या ये हमारा जो जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर -2 है? तो इसका फ्रैक्शनल चेंज इक्वल टू इसका फ्रैक्शनल चेंज प्लस इसका फ्रैक्शनल चेंज। लेकिन जब हम फ्रैक्शनल चेंज लिखते हैं तो पावर को आगे मल्टीप्लाई करते हैं। बताइए यहां कैसे लिखोगे, डेल्टा जी अपॉन जी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम। हेलो, -2 आगे आ जाएगा, तो -2 डेल्टा आर अपॉन आर। ये तो क्या है, फ्रैक्शनल चेंज। परसेंटेज चेंज में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100% becomes equals to delta m upon m into 100% minus 2 times of delta r upon r into 100%। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज जो है वो विद साइन पुट करनी है। विद साइन का मतलब ये हुआ, अगर किसी में भी वो चेंज जो कर रहा है वो चेंज अगर डिक्रीज है तो साइन क्या लेना है, नेगेटिव, और इनकेस है तो पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, यहां बात करता है, क्या ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो परसेंटेज चेंज इन मास है, ये परसेंटेज चेंज इन रेडियस है। बात समझ में आ गई? अगर मास को हम 2% बढ़ा देते हैं तो यहां 2 आ जाएगा, बोलो ना यार। और अगर मैंने रेडियस को 1% कम किया होता, कम, सुनना ध्यान से, जब कम करूंगा तो -1 लूंगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और यहां 1 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 बन गया। इसको 2% बढ़ाया, उसको 1% कम किया, तो इसका चेंज कितना, 4% इंक्रीज। नहीं समझ में आया? पक्का ना? बोलो भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं मैं मास की वैल्यू जो है वो 1% डिक्रीज कर देता हूं, तो ये माइनस हो जाएगा, -1 होगा, नहीं होगा? और रेडियस की वैल्यू भी मैंने 1% डिक्रीज कर दी, तो ये भी माइनस है तो ये प्लस, तो ये +2 और ये -1, तो 1% पॉजिटिव मतलब इंक्रीज है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? <5% के लिए यूज कर सकते हैं इसको कंफर्टेबली। यहां अगर बात करोगे आप तो इस रिलेशन से क्या बनेगा, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% बिकम्स इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो इंटू
100% प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100%। यस और नो? इसको यूज करके डेंसिटी की टर्म में हम परसेंटेज चेंज के सवाल सोल्व कर सकते हैं। तो बहुत कॉमन सवाल है जो अक्सर आते रहते हैं। मैंने आज 8-10-12 सवाल इस तरह के निकाल लिए, मैं अपलोड कर दूंगा, तुम आराम से उसको एक बार सोल्व कर लेना, राइट? तो एक बार मैं विदाउट सॉल्यूशन और विद सॉल्यूशन दोनों पुट कर दूंगा। हेलो, ठीक है? मॉड्यूल में भी ऐसे सवाल दे रखे हैं, ईएलपी में भी ऐसे सवाल है, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं, अलग से बंडल बनाने का कोई मतलब नहीं, आपके पास अवेलेबल हो। जल्दी बढ़ जाए। जब लिख ही लिया तो दो दो सवाल भी कर लो, ठीक है? लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन जी, find out percentage change in G if mass is increased by 2% and radius is decreased by 1%। तो जब मास को इंक्रीज करोगे 2%, तो ये कितना आएगा? 2% ना, माइनस इसको क्या किया? डिक्रीज, तो ये दो तो यहां आ जाएगा, और ये माइनस ऑफ 1% ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 4%। 4% पॉजिटिव है, इसका मतलब बढ़ेगा। नहीं समझ में आई बात? अगला सवाल लिखिए, इफ डेंसिटी ऑफ प्लेनेट increased by 3%, density of planet increased by 3% by decreasing 1% radius, by decreasing 1% radius, what will be the percentage change in G? अब वापस यहां बात कर लेंगे हम लोग। डेंसिटी कितनी बढ़ाई? 3, तो यहां आ जाएगा 3% प्लस का, प्लस इसका क्या कर रहे हैं हम? डिक्रीज, तो क्या आ जाएगा? -1% ना, तो आंसर क्या आएगा? 2% पॉजिटिव मतलब इंक्रीज। नहीं समझ में आया? कई बार किसी एक चीज को बदलता है, दूसरे को नहीं बदलता है, तो वो सिंपल सिंपल सवाल है, आराम से बन जाते, कोई ज्यादा लोड नहीं लेना इन सबका, ठीक है? कभी बड़े चेंज की बात करता है, जैसे बात करता है कि साहब आप किसी ऐसी हाइट पे चले गए जहां जी 36% कम हो गया, तो बताओ उस हाइट की वैल्यू क्या है? लिखिए क्वेश्चन, देखिए, एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एट हाइट h फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ
if G is decreases by 36%, if G is decreases by 36%, find out the value of H. अब देखो ये 36% फ्रैक्शनल चेंज नहीं है, ये सारे फॉर्मूले लेस देन 5% के लिए वैलिड है। तो अब आप आपका बड़े फॉर्मूले पे जाओगे, बताओ हाइट पे जी की वैल्यू क्या होती है? जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। कहानी क्लियर? अच्छा जी कितना डिक्रीज हुआ? 36% डिक्रीज हुआ, तो बचा कितना? 64%। और 64% का मतलब 0.64 टाइम्स ऑफ जी। नहीं समझ में आई बात? तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 0.644 जी इक्वल टू जी अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। जी से जी को कैंसिल करो, दिस बिकम 64/100। तो 1+h/r होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू वॉट? 100/64। ये यहां से हटाइए, 1+h/r बिकम्स इक्वल टू 10/8। तो h/r becomes equals to 10/8 minus 1। अरे बोलो ना यार, which becomes 1/4। नहीं समझ में आया? ये क्या है? हाँ 10/8 ही है, 5/4 भी है ना ये। तो 5/4 minus 1 is what? 1/4 ना। अब r को उधर ले जाओ तो h की वैल्यू क्या? r/4। नहीं समझ में आया? r/2 हाइट पे जाने पे कितना परसेंट चेंज आता है? चेंज r/2 हाइट पर जाने पर कितने परसेंट चेंज आएगा? r/2 पे चले गए आप, r/2 हाइट पे जाने पे कितने, पहले इसको कर लो कॉपी, अभी लोगों का दिमाग इधर है भैया। h की वैल्यू जो है वो r/4 आई है ना। अगर हम r/2 हाइट पे चले गए, हाइट r/2 है कितना? 72। r/2 पुट करो तो 1+1/2 3/2 हो गया। नहीं समझ में आया? तो 4/9 इतना बचा ना, 4/9 बचा। नहीं समझ में आया? तो 4/9 अगर बचा तो वो कितने परसेंट है ओरिजिनल का? हम चेंज पूछ रहे हैं। 22.5। जी एच बिकम्स इक्वल टू जी अपॉन 1+h की वैल्यू क्या पुट करूंगा? तो r/2 r का होल स्क्वायर हो गया ना। ये कैंसिल हो गया, 1+1/2 3/2, 3/2 का स्क्वायर, तो 4g/9 ना। ये जी एच है। अब या तो पूरा तरीका काम में ले लो कि मुझे हाइट पे जी मिल गया, तो चेंज कितना मिला, तो जी में से इसको माइनस करो, डेल्टा जी कितना मिलेगा भाई? 5g/9। नहीं समझ में आई बात? जी को इधर लेके आओ, डेल्टा जी बाई जी क्या मिला? 5/9। 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंट आ जाएगा ना। तो परसेंटेज चेंज इन जी कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। नहीं समझ में आया? तो परसेंटेज चेंज इन जी बिकम्स इक्वल टू 500/9। कितना आ रहा है? तेरा 72 कैसा आया था? नहीं समझ में आया? अगले सवाल का जवाब देना।
अभी कैलकुलेशन नहीं करनी। अगर हम आर हाइट पे चले गए तो जी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू की कितनी परसेंट बचेगी? मैंने पूछा कितना परसेंट बचेगी? 25%। नहीं समझ में आया? मैंने पूछा कितनी बचेगी, कितना चेंज आया थोड़ा पूछा है। जो है वही है। तो अब आर हाइट पे चले गए तो जी बाई फोर रह गया। तो जी बाई फोर ओरिजिनल का कितना है? 25%। चेंज पूछता तो नहीं समझ में आया। नहीं आया। नहीं समझ में आया। ऐसी गरीबी में कैसे काम चलेगा? मासूमियत। तुम्हारा काइनेमेटिक्स हुआ नहीं हुआ? हो गया? हो गया ना? ठीक है। अच्छे से हो गया। बहुत बढ़िया। हंस रहे? आज आबादी कम है, कुछ बढ़िया चीजें सीखते हैं। ध्यान से समझना, लेकिन मैं बार बार गाना नहीं गाऊंगा, नहीं समझ में आए 4 बार पूछ लेना, ये नहीं समझ में आया दोबारा बताओ। मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, वैसा नया बताऊंगा। हेलो। पर सीख लेना, पता नहीं कितने पाप धुल जाएंगे। काइनेमेटिक्स में आप देखिएगा, पिछले 10 साल के सवाल अगर देखोगे आप, तो 10 सवाल में अगर मान लीजिए 12 सवाल, 10 साल में 12 सवाल आए फॉर एग्जाम्पल, तो कम से कम 8 सवाल प्रोजेक्टाइल और मोशन अंडर ग्रेविटी के होंगे। किसके होते हैं? और उनमें से 2 सवाल कैलकुलस वाले होते हैं। एक्स इक्वल टू 3t² प्लस 5t से कुछ दे दिया, नहीं समझ में आई बात? और जो बचे 2 वो एवरेज वेलोसिटी के होते हैं। अब ये चीज अगर आप एनालिसिस कर लोगे, दिस इज स्मार्टनेस, कि किस चैप्टर से कहां से वेटेज ज्यादा है। काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये 2 चैप्टर हैं। इनको आप 30 दिन पढ़ो या 3 दिन, सेम फील आता है। सच बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर, अगर मैकेनिक्स कमजोर है आपको नहीं समझ में आएगा वो। उसमें इनडायरेक्टली मैकेनिक्स पढ़ा रहे होते हो आपको इलेक्ट्रो के नाम पर। इलेक्ट्रो के नाम पे के क्यू वन क्यू टू आर वाला कुछ भी नहीं है, एक चार्ज की प्रॉपर्टीज। इसे सेम मोमेंट में अगर मैं बात करूं आपसे, मुझे एक छोटे सवाल का जवाब दीजिए आप। अगर मैं आपसे कहूं कि यार ये मेरे पास कैलकुलेशन कोई नहीं करेगा, पेन नहीं चलाने दूंगा किसी को, पेंसिल भी नहीं। इंटेलिजेंट लोग हैं तुम्हारी क्लास में। है? कैसी आवाज आई थी? मेरे पास शानदार जवाब तो बता इसका, पर मैं रुक गया, मेरे अंदर के टीचर ने मुझे रोक दिया। सुनो इधर, सुनो ध्यान से। सुनो ना यार, सुनते ही नहीं है तुम लोग। सुना रहा हूं। ये टावर है 80 मीटर हाइट का। किस हाइट का टावर है? पक्का? धन्यवाद। यहां से किसी एंगल पर, ये कोई थीटा दे रहा हूं तेरे को मैं, और 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर एक बॉल मैंने फेंक दी, तो ये प्रोजेक्टाइल करती हुई ऐसी गिरेगी? गिरेगी नहीं गिरेगी? गिरेगी ना? ठीक है। आपको बताना है इसकी रेंज कितनी होगी और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। पेन नहीं चलाओगे? देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं।
1 पॉइंट समथिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट 10√2, रेंज 10√3। सुनो ध्यान से, अब एक और बात सुन लेना ध्यान से, चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे मोशन अंडर ग्रेविटी हो, किसी भी तरह का प्रोजेक्टाइल हो या मोशन ग्रेविटी हो, देखो पता है काइनेमेटिक्स के बिना मैकेनिक्स नहीं चलती। और आप, मैं बताऊंगा तुम्हें अभी आगे जो पढ़ाऊंगा तब, कि जहां कहीं भी इक्वेशन और मोशन के सवाल आएंगे, वो सारे सवाल इसी के होते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी, उसकी शक्ल बदल देते हैं बस, आप पहचान ही नहीं पाते कि सवाल वही था। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाना सीख गए ना, पता नहीं कितने सवालों का आंसर फटाफट निकाल दोगे। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान, जी की वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल, समझ में आ गई बात। अब जी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है, हम 10 ले लें उसको, कितनी ले लें 10। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, मैं एक बॉल को यहां से छोड़ रहा हूं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्या इनिशियल वेलोसिटी, हमने रिलीज किया, जी की वैल्यू 10 ले लेंगे, कितनी लेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आएगा। अगर मैं आपसे जानना चाहूं किसी भी टाइम टी में कितना चलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा, कितना चलेगी, रेशो पूछा तेरे से, मेरा कुछ भी बोल रही है। आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन की कोई इक्वेशन लगाओगे ना, h बराबर ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut विल बी 0, हाफ जी विल बी ऑलवेज 5, तो कभी आपको हाफ जी टी स्क्वायर नजर ही नहीं आना चाहिए, वो 5 टी स्क्वायर है। क्या है वो, आप 10 बार हाफ जी टी स्क्वायर लगो तो करना तो 5 टी स्क्वायर ही है उसको। तो किसी भी टाइम टी में जितना ये चलेगी h, क्या वो 5 टी स्क्वायर होगा। कहानी क्लियर। अब सुनिएगा ध्यान से, ये हमारी बॉल है, ये ग्राउंड है ना, यहां तक आनी है उसको, ये कुछ हाइट होगी, अभी देख लेंगे कितनी हाइट है। पर मुझे पता है कि यार मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो आप टी की वैल्यू 1 पुट कर दोगे। नहीं समझ में आया, तो बताओ 1 सेकंड में कितना चलेगी, पक्का। ये मैंने इसको 5 मीटर बोल दिया, कितना बोल दिया 5 मीटर। सुनिएगा ध्यान से, ये 5 मीटर है 1 सेकंड में। एक एक बात को ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको सिर्फ 5 सेकंड की प्रैक्टिस करनी है। कितनी करनी है, 5 सेकंड। मैं कह रहा हूं 90% सवाल इधर से आते हैं, और उसका भी 90% 5 सेकंड ऊपर नहीं आते, और मैक्सिमम 10 सेकंड से बाहर नहीं जाता। आज तक जेई और नीट की स्थिति में एक के बाद सवाल पूछा है जो 12वें और 13वें सेकंड के पूछा है। इतना सुकून पसंद क्यों है तू, इतनी गहरी नींद में सो रहा है भाई, मस्त, सीख ले भाई सीख ले। 1 सेकंड में कितना चलेगा, इसको मैं H1 बोल देता हूं। 2 सेकंड में कितना चलेगा 20 ना, तो दूसरे में कितना चला 15। अच्छा एक बात पहले क्लियर कर लो, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ये 1 सेकंड होते हैं। क्या होता है 1 सेकंड, पांचवा मतलब 4 के बाद वाला 1 सेकंड, छठा मतलब, सातवां मतलब। अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 सेकंड में कितना चला, तो पूरे 7 सेकंड की जर्नी लेगा, पर सातवां मतलब 6 के बाद वाला एक। कितनी देर याद रहेगा तुम्हें, बकवास बंद करो जब तक मैं दोबारा ना पूछूं। अभी देखना कुछ भी बोलेंगे लोग। 1 सेकंड में कितना चला, धन्यवाद, तो हम यहां लिख लेते हैं 1 सेकंड में H1 चला 5, राइट। 2 सेकंड में कितना चला 20 मीटर, राइट। 3 सेकंड में कितना चला 45 मीटर। 4 में कितना चला 80 मीटर ना। 5 में कितना चला 125। हमें यहां तक मास्टरी करनी है, बट फिर भी आपको 10 सेकंड तक पता होना चाहिए। 6 सेकंड में 180 मीटर, अभी देखो आवाज कम हो जाएगी। 7 सेकंड में 245 मीटर। 8 सेकंड में 320 मीटर, हेलो। 9 सेकंड में 405, और 10 सेकंड में 500। आज तक नीट का हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन 500 मीटर से ऊपर या नीचे नहीं उड़ा। कभी भी देख लेना सवाल, वो या तो 490 ऊपर उड़ाता है, 490 मतलब जी की वैल्यू 9.8 ले ली। अरे यार नहीं समझ में आई बात।
या हेलीकॉप्टर उड़ेगा 5 सेकंड में 500 मीटर ऊपर, तो क्लियर हो गया ना, उसमें से कोई भी चीज छोड़ 10 सेकंड में जमीन पाएगी। नहीं समझ में आई बात? अगर हेलीकॉप्टर 500 मीटर ऊपर उड़ रहा है, उसमें से कोई भी चीज छोड़ोगे कितने सेकंड में जमीन पे पहुंचेगी? 10 सेकंड में। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पर सेकंड कितनी बदल जाती है, कितनी पर सेकंड, समझना ध्यान से। तो जी की वैल्यू 10, मतलब छोड़ूंगा तो 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद, 3 के बाद, 3 के बाद 30। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, हर एक के बाद 10 10 बढ़ेगी। ऊपर फेंको तो 10 10, मैंने 40 से ऊपर फेंका तो 4 सेकंड में रुकेगी, 4 में वापस आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? कहानी सिंपल है ना। तो वेलोसिटी तो हर सेकंड में 10 से बढ़ेगी या 10 से घटेगी, डिपेंडिंग आप ऊपर फेंक रहे हो या नीचे चल रहे हो। लड़की इधर ध्यान देना, मैं पूछूंगा बाद में, खड़े करके पूछूंगा, रोने मत बैठना कि मैं लड़की हूं। हाँ, अब सुन लेना मेरी बात को ध्यान से। अगर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि यार ऐसा होगा, उधर से समझ में आ रही है आपकी बात? यहां से छोड़ा 1 सेकंड बाद कितना चला? यार वो जो तुम्हारे सवाल आते हैं पानी की बूंदे टपकने वाले, वो टोटी हमेशा 5 मीटर ऊपर क्यों लगाता है? वो पानी दो ही जगह से टपकता है, या तो 20 मीटर हाइट से या 5 से। 5 मीटर का मतलब होता है लगभग 16 फीट। कितने फीट? 16 फीट का मतलब 2 मंजिल ऊपर। दिमाग खराब हुआ कोई टोटी लगाने जाएगा? तेरा सवाल आसान कर रहा है वो। नहीं समझ में आया? 5 मीटर यार मजाक थोड़ी होता है, 5 मीटर 3.25 फीट होता है 1 मीटर के अंदर। 16 फीट ऊपर जाके टोटी किसकी? आदि मानव भी इतना लंबा। तो तू क्या करना चाह रहा है? तुझे सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि वहां से कोई भी बूंद छूटेगी तो 1 सेकंड में जमीन में पहुंचेगी, 10 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। नहीं समझ में आया? छत से बूंदे टपकती तो हमेशा 20 मीटर, 20 मीटर का मतलब 63 फीट। बैडमिंटन हॉल की हाइट भी नहीं होती भाई। क्या मतलब है कि वहां से कोई भी बूंद छूटेगी तो 2 सेकंड में जमीन पे पहुंचेगी और 20 मीटर पर सेकंड से टकराएगी। 2 सेकंड में 20 हो गई ना स्पीड? नहीं समझ में आई बात? आगे समझना। हर सेकंड के बाद 10 20 30 40 50 60 70 80 चलेगा ऐसे। कहानी क्लियर ना? ये दिख रहा है तुम लोगों को? कोई भी पार्टिकल 1 सेकंड में कितना चलेगा, सोच समझ के बोलना, टाइम लेना, अपने आप को पॉज करना, फिर बोलना सही। 1 सेकंड में कितना चलेगा? 2 में कितना चलेगा? 20 ना। 3 में कितना चलेगा? तीसरे में कितना चला? तीसरा बोला 25। तीसरा मतलब 2 के बाद वाला एक। तो 3 में 45 चला, 2 में 20 चला था। अंतर 25 है ना? नहीं समझ में आई बात? तो 1 सेकंड में कितना? 2 में, दूसरे में 15, 3 में, तीसरे में 4 में, चौथे में 5 में 125, पांचवे में। अब सुनना मजेदार चीज, हमारा नीट का सवाल कैसा आता है कि साहब एक बालक किसी हाइट पे खड़ा हुआ है, उसका हाथ से बॉल छूट गई, वो 5 सेकंड में जमीन के टकराई, पता हाइट क्या थी? 125। 5 सेकंड में जमीन 125 हाइट। जेई वाले कैसे पूछते हैं कि एक लड़का किसी टावर पे खड़ा हुआ था, उसका हाथ से बॉल छूट गई, वो बॉल अपनी जर्नी के पहले 3 सेकंड में उतना ही चली जितने आखिरी 1 सेकंड में। बता हाइट क्या थी? तो पहले पहले 3 सेकंड देखो 45। अब आखिरी 1 सेकंड वो देखो जिसमें 45 चली थी, वो पांचवा था। पांचवे में कितनी चलती है? पांचवे में, पांच नहीं पूछ रहा हूं। शांति बनाए रखो। देखो टी बराबर 0 पे यहां है, ये दिखने लग गया ना? सुनना ध्यान से। टी बराबर 0 पे यहां है, टी बराबर 1 पे। कहानी क्लियर? अब यहां से फर्दर 15 मीटर, ये 15 मीटर है, तो यहां टी बराबर 2 पे है ना, तो यहां से 20 हो गया ना भाई? नहीं समझ में आई बात? अब यहां से फर्दर 25 मीटर, कितना? समझ में आ गई बात? तो ये क्या हो गया? टी बराबर 3 ना, पक्का। यहां से फर्दर 35 मीटर लिख देता हूं, क्या हो गया? टी बराबर 4 ना, बोलना यार। और ये हाइट कितनी हो गई? पूरी 80। नहीं समझ में आया?
अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, ये 4 सेकंड की प्रैक्टिस करनी है अपन को अगले 5 मिनट तक। हेलो, 5 मिनट अच्छा खासा टाइम होता है, और थोड़ी भी अकल है ना, मैं फिर कह रहा हूं, कोई कंपटीशन नहीं है, सोच समझ के बोलना। अगर मैं आपसे कहूं एक लड़का 5वीं क्लास में पढ़ता है, तो एक ही क्लास में पढ़ता होगा ना 5वीं में, या पहली से 5वीं तक साल में एक साथ पढ़ रहा है, धन्यवाद, तो 5वें का मतलब 1 होता है। अभी सिखाया था ना, फिर भी बोल रहे हैं लोग कुछ भी। चलो देखना यहां पे, 1 सेकंड में कितना चला, स्पीड क्या है, 2 सेकंड में कितना चला, स्पीड क्या है, 3 में कितना चला, 45, स्पीड क्या है, 4 में कितना चला, स्पीड क्या है, धन्यवाद। पहले में कितना चला, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पक्का 4 सेकंड में आ गया धरती पे। अब यहां उसकी स्पीड क्या थी, आ जाना भाई, 40 मीटर पर सेकंड से टकराएगा। अगर 40 से ऊपर फेंक दूं तो 4 सेकंड में वहां जाएगा। पहले सेकंड में कितना चला, यस, अब पहले में ये चलेगा, दूसरे में ये चलेगा, तीसरे में ये चलेगा, और चौथे में वो चलेगा। दुनिया उल्टी हो गई, नहीं समझ में आया तो सुनो ध्यान से। ऐसे छोड़ने पर पहले टी टाइम में, टी वॉट एवर भी वैल्यू ऑफ टी, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ऐसे छोड़ने पर पहले टी टाइम में जितना चलता है, ऊपर फेंकने पर आखिरी टी टाइम में उतना चलेगा। क्या बोला मैंने, ऊपर से छोड़ने पर पहले टी टाइम में जितना चलेगा, ऊपर फेंकने पर आखिरी टी में उतना चलेगा, पक्का ना, समझ में आ गई बात, सोच लो, मना मत करना फिर बात। क्या बोला मैंने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। मैंने एक बॉल को 17 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, कितने से फेंका, आखिरी 1 सेकंड में कितना चलेगा, मैंने कहा ना, देखो बहुत आसान है, हाँ करना बहुत आसान होता है, हाँ, समझ में आ गया मेरे, बाद में तोते उड़ जाते हैं फिर तुम्हारे। मैंने आपसे क्या कहा, कैसे छोड़ने पर टी टाइम में जितना चलेगा, ऊपर फेंकने पर आखिरी टी में होता, पहले टी और आखिरी टी। ऐसे छोड़ने पर पहले 1 सेकंड में कितना चलती है, तो तेरी मर्जी में जिस स्पीड से फेंक, ऊपर ऊपर जाओ तो आखिरी 1 सेकंड में 5 चलेगी, तेरा आंसर 5 होना चाहिए था। नहीं समझ में आया, ऊपर फेंकते वक्त आखिरी 1 सेकंड में कितना, तेरी मर्जी में जिस 10 से ज्यादा होनी चाहिए स्पीड, पता लगा 10 से कम फेंका है तो वो 5 मिनट राइट ही नहीं जा रहा है। नहीं समझ में आई बात, अगर आप ऊपर फेंकते हो तो आखिरी 1 सेकंड में वो हमेशा कितना चलेगा, आखिरी 2 में 20, आखिरी 3 में, आखिरी 4 में, आखिरी 5 में। कहानी क्लियर, बोलो भाई। अभी मैं 4 सेकंड की बात आता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे को। कहानी क्लियर, पक्का गड़बड़ तो नहीं करोगे। मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, मुझे पता है 4 सेकंड में ऊपर जाएगी, 4 सेकंड में नीचे आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकंड था, पक्का। जब मैं किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं तो मुझे पता है मैं 40 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंक रहा हूं। आप मुझे बताइए वो पहले आधे टाइम में टोटल हाइट का कितना चलेगा, यार कितना चलेगा ये बताओ, पहले आधे टाइम में, पहले यार ऊपर जाते हुए कितना टाइम लेगा, टाइम कितना लेगा, 40 से फेंकूं तो 4 ना, उसका आधा टाइम कितना बना, 2 ना, आखिरी 2 में 20, तो पहले 2 में 60। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, 4 सेकंड जाना था ना ऊपर, तो आखिरी 2 में कितना, पक्का ना, तो पहले 2 में कितना चला, 60, क्योंकि टोटल 80 चलना था। अभी मेरी बेटी 9th क्लास में आई, देखती मैं उसको सिखा रहा था ये, और मेरा बेटा छोटा, वो 8 साल का है, वो इधर पैसा बेटा वैसे वो खेल रहा मस्त, वो पढ़ता लिखता कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसको होमवर्क भी करवाती है ना उसकी मम्मा, तो वैसे बॉक्स रख लेगा बहुत सारे उसके, और ऐसे खेलता रहेगा, उससे काम करता रहेगा। वो मुश्किल से हर एग्जाम के दिन वो आधे घंटे पढ़ता है, तय है उसका, और फिर वो कहता है नंबर आ जाएंगे ना, आप तो मस्त रहो बस, ऐसे ऐसे। तो उसको मैं मारिया को सिखा रहा था, और उधर से वो आंसर बोल रहा था।
जेनेटिक्स। तो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड रुको। सुनो मेरी बात को ध्यान से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बुद्धि लगा के कोई सुनेगा तो वो 6 साल 7 साल का बच्चा भी सीख लेता है। दिमाग लगा, कोशिश तो करो। हमें पता है 4 सेकंड में 40 से फेंकूंगा, 4 सेकंड में रुकेगा। कितने में रुका? 4 में ना। और 4 में कितना जाएगा टोटल? देखो टोटल तो उतना ही होगा, चाहे ऐसे छोड़ 4 सेकंड में या ऊपर फेंक 4 सेकंड, टोटल जर्नी उतनी ही रहती। पर जब मैं ऊपर फेंकूंगा तो मुझे पता आखिरी 2 में 20 चलेगा, और टोटल कितना जाना था उसको, तो पहले 2 में कितना चला? नहीं समझ में आया? पक्का ना? मैंने किसी बॉल को 30 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंका, कितनी हाइट अटेंड करेगा? 30 से फेंका, हाइट बताओ 45। नहीं समझ में आई बात? पहले 1 सेकंड में कितना चली? पहले 1 में। उल्टा देखना है, जल्दी मत करो ना यार। हमें पता है कि टोटल जर्नी कितनी, सुनो वापस सोचना सीखो। टोटल जर्नी कितनी होती? टोटल टाइम कितना? 3 सेकंड ना। नहीं समझ में आई बात? मैं पूछ रहा हूं पहले 1 में, तो पहले देखो आखिरी 2 में कितना जाएगी? 20। तो 45 में 20 को माइनस करो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया ना? गड़बड़ मत करना। मैंने 50 मीटर पर सेकंड ऊपर फेंका, सुनना ध्यान से। 5 सेकंड में रुकेगी? कितने में रुकेगी? अब एक तो सवाल बहुत फेमस, दिमाग में सेट कर लेना। तो ऐसे छोड़ते तो पहले 3 सेकंड में और आखिरी 1 सेकंड में बराबर चली, इसका मतलब 125 थी। नहीं समझ में आया? तो 125 का मतलब अगर तू 50 से ऊपर फेंकेगा तब नीचे से पहले 1 में और आखिरी 3 में बराबर चलेगी। नहीं समझ में आया ना? मैंने ऐसे छोड़ी बॉल को, पहले 3 सेकंड में कितनी और 5 सेकंड में कितनी, तो आखिरी 1 में कितनी? 45 ना। नहीं समझ में आई बात? पक्का ना? अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंकूंगा तो पहले 1 में 45 और आखिरी 3 में, वैसे भी आप देख लो, मैं आपसे पूछूं 50 से ऊपर फेंका, पहले 1 में कितना चलेगी? तो रुक जाओ, पहले क्या सोचोगे कि 45 से 50 से फेंक रहे हो, उसका मतलब 5 सेकंड में रुकेगी, टोटल तो कितना जाएगी? मैं आपसे पूछ रहा हूं पहले 1 में कितना चली, तो आप देखो यार आखिरी 4 में कितना जाएगी? 80। तो 125 माइनस 80 45। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे आया नहीं आया? समझ में आया? अरे बोलो भाई। पक्का? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि यार मैंने 180 मीटर हाइट के टावर से किसी को छोड़ा, कहां से छोड़ा, कितने सेकंड में जमीन पे पहुंचेगी? पक्का? धन्यवाद। और पहले 2 सेकंड में कितना चलेगी? पक्का ना? तो बोलो ना यार। पहले 2 में 20 चलेगी। ये कहानी क्लियर? अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने 125 से छोड़ा, किसे छोड़ा? जमीन पे पहुंचने का टाइम कितना? पक्का ना? पक्का? पहले 3 में कितना चली? पक्का? सोच लेना। 45 ना। और 3 सेकंड के बाद स्पीड क्या है उसकी? धन्यवाद। पक्का ना? जरा मुझे एक बात बताओ, ये 60 है, ये कितना? 30। बोलना। पक्का ना? अगर तू 125 से छोड़ता तो 3 सेकंड में 30 होती और टोटल 125 चलती। नहीं जली ट्यूबलाइट, इतना दिमाग लगाना सीखा नहीं तुमने कभी। इधर देखो, कोई नहीं, इधर देखो, इधर। ये 125 मीटर का टावर है। कितने का टावर है? सुनना ध्यान से, यहां से छोड़ी, 3 सेकंड में कितना नीचे आई? 45 मीटर ना। 3 सेकंड बाद स्पीड कितनी? 30 मीटर पर सेकंड ना। तो कुल कितना चलना था? अब अगर ये 45 चली थी, कितना बाकी है? तो अगर यहां से 30 से फेंकूंगा तो 80 तो चलेगी जमीन। इसमें भी तो मैंने 30 से फेंका यहाँ। तुम्हारे जितने भी सवाल आते हैं ना, ये उल्टे सीधे उसी का हिस्सा होते हैं, उसी के टुकड़े हैं वो।
तुम्हारी ट्यूबलाइट ही नहीं जलती, तुम लगाते इसमें क्वाड्रेटिक के बिना आंसर नहीं आता, क्वाड्रेटिक बनानी पड़ती है, यहां पर जरूरत ही नहीं होती, कहीं क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं, कहीं पे भी सारे सवालों का आंसर आते हैं। फिर सुनना मेरी बात, वापस अपनी जगह पे आते हैं। मैं किसी बॉल को 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकता हूं, सोच समझ के बोलना, बोलो ना यार, बताइए 6 सेकंड बाद वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे होगी? 6 सेकंड बाद 120, क्योंकि 5 सेकंड में 125 गई और अगले 1 सेकंड में 5 वापस आई। नहीं समझ में आया? अगले सवाल का जवाब दो। मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका, स्पीड नहीं दी, बस ऊपर फेंका, और मैंने ये देखा कि वो बॉल अपनी जर्नी के 5वें और 6ठे सेकंड में बराबर डिस्टेंस चली, तो मैंने किसी स्पीड से फेंका? अच्छा, नहीं समझ में आया? अगर वो पूछे 5वें और 6ठे में बराबर चली, तो बोल देना कि 50 से फेंका, चौथे और 5वें में बराबर चली 40 से फेंका, तीसरे और चौथे में बराबर चली 30 से फेंका, क्योंकि तीसरा आखिरी होगा, उसके बाद वाला एक भी तो 5 ही होगा। नहीं समझ में आया? अगर मैं 40 मीटर पर सेकंड से फेंकू तो चौथे और 5वें में, नहीं समझ में आई बात? चौथे में कितना चलेगी? 5 ना, और छठे में भी कितना चलेगी? सॉरी, 5 में भी कितना चलेगी? 5। नहीं समझ में आई बात? पक्का? एक बॉल को मैंने 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंका, किससे फेंका? सुन लेना ध्यान से, किससे फेंका? अगर मैं 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी बॉल को ऊपर फेंकता हूं, आपको बताना है वो अपनी जर्नी के पहले 4 सेकंड में कितना चलेगी? 120, 80, 50 से फेंका है ना, कितने सेकंड में रुकेगी? 5 में ना, आखिरी एक में कितना चलेगी? तो पहले 4 में कितना चली? नहीं समझ में आया? पक्का? अच्छा, पहले 3 में कितना चलेगी? पहले 3 में, फिर 45, तू तो बोलना ही मत। पहले 3 में कितना चलेगी? 80, 105। जब भी ऊपर फेंके तो पहले देखना है टोटल टाइम, अभी गड़बड़ मत करो, गलत सीख लोगे। जब भी ऊपर फेंके पहले देखना है टोटल टाइम, क्या देखना है? और ये देखना है उसने कितने सेकंड में पूछा है। जिसे उसने पूछा कि यार आपने 50 से ऊपर फेंका तो 5 सेकंड में पहुंचेगी, कितने में पहुंचेगी? टोटल टाइम 5 सेकंड है। उसने पूछा आखिरी एक में कितना चलेगी, तो आपको पता है यार आखिरी एक में तो 5 चलती है। वो पूछ रहा पहले 4 में कितना चलेगी, तो एक में 5 चलेगी, तो 120 चली। उसने पूछा पहले 3 में कितना चलेगी, तो आप देखो ऊपर आखिरी 2 में कितना जाएगी? 20, तो 105। नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? पक्का? गड़बड़ मत करना, पूछो फिर। हेलो, अच्छा, एक बॉल को हमने किसी ऐसा, बहुत फेमस सवाल है, बहुत फेमस, इस सवाल का कोई भी डेटा देखना तुम लोग ना, ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नहीं आया। वो कहता है कि दो दोस्त हैं, दोनों दोस्त दो पास पास बिल्डिंग्स में रहते हैं, और दोनों जो बिल्डिंग्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर है, राइट? एक यहां विंडो है, विंडो 1, एक यहां विंडो है, विंडो 2, राइट? दोनों दोस्त एक स्कूल में पढ़ते थे। उस वाले की बैग में इसकी बॉल चली गई, और उसको फोन करता है वो, यार मेरी बॉल देने आ जा। बोले फेंक, विंडो में फेंक देता हूं। बोले फेंक दे। तो वो कहता है अगर इसकी विंडो यहां से 20 मीटर ऊपर है, उसकी विंडो यहां से 65 मीटर ऊपर है, तो वो किस हॉरिजॉन्टल से स्पीड से फेंके कि सीधा विंडो मार के गिरे? तो पता है इस सवाल को तुम कभी भी देख लेना, इन विंडोज की हाइट का डिफरेंस हमेशा 45 आता है। नहीं समझ में आया? ये 20, वो 65, ये 65 था, 45 ना, 45 नीचे आने का टाइम कितना? जब मैं हॉरिजॉन्टल फेंकता हूं तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बदलती है? तो 3 सेकंड में उसको यहां पहुंचना था, और 3 सेकंड में कांस्टेंट स्पीड से ये ट्रेवल करना था, तो स्पीड मस्ट बी 20 मीटर पर सेकंड। क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी बदलती है? कांस्टेंट है ना? नहीं समझ में आई बात? पक्का ना? अगर 3 सेकंड में हॉरिजॉन्टली 60 चलना हो कांस्टेंट स्पीड से, तो किस स्पीड से फेंकेगा? अच्छा, एक मजेदार चीज और है,
बाई चांस इसकी सीरीज में ना आए ये सब चीजें, तो अप्रोक्सीमेशन 100% आंसर आता है। 100% आपको पता हो ये इसका आंसर है। मान लो इसको 63 दे दे तो बुरा मानोगे क्या? 20.1 ले लेना। नहीं समझ में आई बात? हमारे ऑप्शन तो ऐसे आते ही नहीं कि 20.1 20.01, हमारे तो अच्छा खासा डिस्टेंस होता है ऑप्शन, तो आराम से निकाल सकते हो। नहीं समझ में आया? अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। जैसे मान लीजिए यही सवाल आप करते हो, कैसे सवाल पूछता है वो। ये टावर है, क्या है ये? बहुत फेमस सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। इसकी हाइट जो है वो 80 मीटर है। यहां से एक बॉल को मैंने ऊपर फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। किससे फेंका? ऊपर जाएगी, रुकेगी और जमीन पर आ जाएगी। वो टाइम ऑफ फ्लाइट पूछते हैं। विदाउट क्वाड्रेटिक आप सोल्व कर ही नहीं सकते। और ये जितने भी सवाल हैं आप देखना आपकी सीरीज में लाई करते हैं, सब सीरीज में लाई करते हैं। तो कोई सवाल उठा के देख लेना। 30 से फेंका ना, कितने सेकंड में रुकेगी? तो टी बराबर 3 पे यहां होगी क्या? ये बता। 45 मीटर ना, ये बता। 125 ना, तो यहां रुकने का टाइम 3, 125 आने का टाइम, यहां पहुंचने का टाइम 8 सेकंड। नहीं समझ आया? नहीं समझ में आया? पक्का ना? जहां से फेंकी तो वहीं कितने टाइम में पहुंचेगी? 6 सेकंड में। अरे 3 और 3 6 ना। तो अगर वो कोई सवाल ऐसा बना दे कि 80 मीटर का टावर है, कितने मीटर का टावर है, इसके यहां से अगर 30 मीटर पर सेकंड इधर फेंक दूं तो फिर 2 सेकंड में यहां पहुंच जाएगी। अरे आज जब ये बॉल यहां चल के यहां आई तो यहां इसकी स्पीड वापस 30 मीटर पर सेकंड है ना। ये टाइम कितना? ये कितना? तो ये कितना? तो ये कितना? तो अभी था ना अपने पास, कहां गया वो? ये 2। नहीं समझ में आया? ये भी 2 ही है। टुकड़े ऐसे ही करता है। अच्छा इसी सवाल को पता कैसे पूछेगा वो आपसे बोलेगा कि ये टावर है। हाँ जी, हम इसकी हाइट वही लेते हैं 80 मीटर। मैं तुम्हें डेटा सिखाना चाह रहा हूं कैसे अप्लाई कर अप्रोच करते हैं, तो बाकी डेटा आसान आसान लेते हैं, समझ में आएगा। इधर फेंका 60 मीटर पर सेकंड से, ये एंगल 30 डिग्री कितना है? तो क्या ये वाला प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा? मुझे रेंज बतानी है। सुनना ध्यान से, क्या बतानी है? रेंज। चलो मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? 30। तो ये इसका कंपोनेंट कितना आएगा? 30 मीटर। ये तो 60 साइन 30 आएगा ना। नहीं समझ में आया? तो यहां से 30 से तेने ऊपर फेंका, तो यहां पहुंचने का टाइम कितना? 3 सेकंड ना, मैक्सिमम। इससे क्या मतलब यार? भाई ये कितना आएगा? 60 इंटू रूट 3/2, तो 30। ये तो कांस्टेंट रहेगा ना भाई, कहानी के लिए। ऊपर कौन लेके जाएगा? ये ना। तो 30 से मैक्सिमम ऊपर कितना जाता है? नहीं समझ में आया? ये कितना था? तो ये कितना? पक्का ना? 125 नीचे आने का टाइम, तो इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट 8 ही है। तो ये सवाल वो सवाल सेम है पीछे वाला। ये सवाल वो सवाल सेम है, बस उसमें क्या हुआ था, इस 30 के साथ एक ये भी थी 30 रूट 3, तो रिजल्टेंट इधर आ गई थी, इसलिए प्रोजेक्टाइल करेंगे। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आई बात? अब सुनना ध्यान से। इसी सवाल को टुकड़े कर दिए उसने कि साहब आप यहां से यहां आगे, बता यहां आने का टाइम कितना? 6 सेकंड ना। अगर मैं यहां टावर बना दूं तो आप बुरा मान जाओगे क्या? यहां 60 से फेंका था तो ये 60 ही तो है। यहां 30 डिग्री एंगल, तो ये 30 ही तो है। तो जब ये एक सवाल बनाया था मैंने आपके सामने, इधर फेंका था 30 डिग्री पे 60 से, वो यही तो था। यानी इसी सवाल का एक टुकड़ा है। नहीं समझ में आया? नहीं बल्ले बड़ा? नहीं 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 बड़ा? नहीं नहीं। दोबारा करते हैं। ये पता है इतनी गंदी आदत पड़ जाएगी फिर तुम लोगों को, तुम हर सवाल का शॉर्ट में करने की कोशिश करोगे। याद रखना, हाँ ये तो क्लियर है। काइनेमेटिक्स तो मैं ये मान के चलो, मैकेनिक्स ही पूरी ले लो आप। वो तो ऐसा सेक्शन है कि अगर मैकेनिक्स के मान लीजिए 17 सवाल आते हैं, 16 सवाल आते हैं,
तो 12-13 में बच्चा पेन टच नहीं करता, और सबसे मुश्किल सेक्शन मैकेनिक्स ही पड़ता है। वहां अगर आप दूसरों से आगे निकल गए तो बाकी तो जीत ही जाते। और जहां कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है, फिजिक्स का ये फायदा है, आप उसको राइट वे से पढ़ो, वरना लगाते रहो फिर गणित आप। अब सुनना मेरी बात, मैं उसी सवाल को दोबारा समझाता हूं आपके सामने कि साहब ये थोड़ा सा, हाँ जी, अब सुनिएगा ध्यान से, वापस अपन वही लेते हैं डेटा, ताकि तुम्हारा एक बार ये अप्रोच बन जाए इसका। 80 मीटर ले रहा हूं, फिर मैं डेटा बदल दूंगा। क्या है ये? सुना ध्यान से, ये हॉरिजॉन्टल और ये फेंका मैंने इधर 30 डिग्री पे। किस एंगल से फेंका? 60 मीटर पर सेकंड। आपको सबसे पहले ये और ये कंपोनेंट ले लेने। ये कितना? 30√3 मीटर पर सेकंड। क्या कोई चेंज आएगा? ये कितना? पक्का ना? तो अगर ये नहीं होता तो ये कितना ऊपर लेके जाता? 45 ना? तो यहां से ऊपर ले जाने के लिए जिम्मेदार तो यही है ना? तो ये तो 45 मीटर ही लेना है ना? नहीं, कहानी क्लियर। अच्छा, यहां पर जो स्पीड होगी इससे ये वाली बचेगी ना? पक्का ना? तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 पार्ट में तोड़ दो। ये तो उधर बढ़ाएगा, वो ऊपर नहीं चले जाएगा। नहीं समझ में आई बात? पता, इससे यहां पहुंचने का टाइम कितना? 45। ये कितना? 80। टोटल कितना? तो नीचे आने का टाइम तो क्या रहना है? तो टोटल 8 ही रहना है। यहां से यहां आने का टाइम जो है तेरा, ये टाइम 6 है कि नहीं? यहां से यहां आने का टाइम, तो यहां से यहां आने का टाइम, क्या जिस एंगल पे फेंकते हैं उसी एंगल पे नीचे टकराता है? क्या जिस स्पीड से फेंकते हैं उसी स्पीड से इधर आता है? तो क्या ये 60 मीटर पर सेकंड है? तो 60 का ये कंपोनेंट 30 होगा, नहीं होगा? तो इस सवाल को काट दूं, सिर्फ इतना टुकड़ा दे दूं, तो 2 सेकंड में पहुंचेगा ना वो? नहीं समझ आया? पक्का? अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दो। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि यार ये मेरे पास वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, राइट? एक्स है और ये वाई है, राइट? मैं किसी प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंक, हेलो, 53 डिग्री, 3 4 5 आएगा, स्पीड 50 मीटर पर सेकंड। सुनिएगा ध्यान से, अब 53 और 37 में जो डेटा मिलता है वो 3 4 5 मिलता है। नहीं समझ में आया? सुनो ध्यान से, ये 57 डिग्री कितना? ये 53, ये होता है ना यार। तो देखो, छोटे का एंगल छोटा, छोटे का परपेंडिकुलर छोटा, बड़े का परपेंडिकुलर, तो ये 3, तो ये 4, ये तो पक्का 5 है। नहीं समझ में आई बात? आप मुझे बताइए, इसको मैं यहां लेके आता हूं, यूं ऐसा समझना ध्यान से। अब क्या है, ये 5 है ना भाई? ये 5 है कि नहीं? ये 37 है कि नहीं? ये 53 है कि नहीं? तो ये 3 है कि नहीं? नहीं समझ में आया? तो 3 4 5 में सबसे आसान चीज क्या होती है? या तो 3 4 5 देगा, या 30 40 50 देगा, या इन सबको डबल कर देगा। 3 मतलब 6 8 10। अरे यार, सबको डबल कर देगा तो भी एंगल वही रहेगा ना? नहीं समझ में आई बात? तो या तो ये देखो, ये 4 ये 3 ये 5, तो हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 ही रहना है। अब ये एंगल छोटा है कि नहीं? ये 53 बनेगा, नहीं बनेगा? तो ये 3 है कि नहीं? तो हमें पता है, वेक्टर हम जानते हैं कि छोटे वाले एंगल से बड़ा मिलता है रिजल्टेंट। जो रिजल्टेंट आता है वो बड़े वाले की तरफ इंक्लाइन होता है ना? तो कम एंगल की तरफ बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़े एंगल की तरफ, तो आप सीधा देख के बता दो कि ये 50 है तो उसके कंपोनेंट 30 और 40 आने हैं। तो ये बड़ा एंगल इधर कितना आएगा? 30। ये कितना आएगा? नहीं समझ में आई बात? तो क्या तेनों 40 से ऊपर फेंका तो 80 मीटर हाइट पे जाएगा? 4 सेकंड में, या 4 सेकंड में, या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 8 × 30। रेंज कितनी? टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज देखते पता लग जाएगी। नहीं समझ में आया? 40 से फेंका ना भाई। यहां आने का टाइम कितना? 4 सेकंड में हाइट कितनी? 4 सेकंड में वहां, 4 सेकंड में, या टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 8 × 30। रेंज कितनी? नहीं समझ में आई बात? अच्छा, मुझे एक बात बता, यहां कहीं 1 सेकंड बाद पहुंच गया, कितने सेकंड बाद पहुंच गया? 1 सेकंड बाद रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 45। इतना ही टाइम लगना चाहिए।
कि साहब देखो ये तो कांस्टेंट है, 1 सेकंड बाद ये 10 कम हो गई, तो ये भी 30, ये भी 30, तो ये 45। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, बोलो पक्का ना। 1 सेकंड बाद ये कितनी कम हो जाएगी, तो ये तो 30 ही रहनी है, ये भी 30, तो रिजल्टेंट 30√2 ना 45 डिग्री पे आएगी नहीं आएगी। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, ये यहां पहुंचने में कितना टाइम लेगा, 4 सेकंड ना, बोलो ना यार, मुझे बताओ 1 सेकंड पे यहां है क्या ये, तो आखिरी 3 में कितना जाता है, 45, 45, तो ये 45 होगा यहां से यहां तक, और ये पूरा 80 है, तो ये कितना, 35। नहीं समझ आया, नहीं जली ट्यूबलाइट। हाँ 1 सेकंड बाद यहां है, t बराबर 1 पर, यहां से यहां आने का टाइम, इसको देखना ही नहीं, ऐसे देखना है, 4 सेकंड में कितना जाता है, क्या ये 80 मीटर है, क्या आखिरी 3 सेकंड में 45 जाएगा, तो पहले एक में 35 चला होगा ना, तो ये 35 मीटर हाइट होगी ना, तो ये पे कितनी बची, 45 मीटर ना। नहीं समझ में आई बात, बोलना भाई। अच्छा यहाँ कितने टाइम पर है, बोलना, 1 सेकंड पे, यहाँ कितने टाइम पे, तो यहाँ कितने टाइम पे होगा, मतलब ताज्जुब वाली बात है यार, इतने सारे आंसर बोल रहे हो आप। यहां से यहां आने का टाइम कितना, यहां से यहां का 4, यहां से यहां कितना, तो यहां से यहां कितना, 3 ना, तो ये तो 6 हो गया, और एक ये था, तो t बराबर 7 सेकंड है ना ये, क्या 7 सेकंड पे फिर से ये भी 30 और ये भी 30, तो ये 30√2, तो ये 45 डिग्री। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तो तुम्हें क्या लगता है वो सवाल ऐसे बनाता होगा ना, उसको पहले पता है कि 7 सेकंड में 45 बनेगा वापस। अरे यार, तो 45 डिग्री एंगल 2 टाइम पे बना, एक एक पे, और क्या उन दोनों टाइम पर t बराबर 1 और t बराबर 7 पर ये सेम हाइट पे है, जिन 2 पॉइंट्स पर सेम हाइट होता है, जिन 2 टाइम पर जो सेम हाइट होता है उनका सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जिन 2 अलग अलग टाइम्स पर एक ही हाइट पे होता है उनका सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये 7 और ये 1, 8, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट 8 ही था। नहीं समझ आया, कुछ पल्ले पड़ रहा है, नहीं समझ में आई बात। अब वो सवाल की ड्रेस कैसे बदलता है, सुनो ध्यान से, वो कहेगा यहां से किसी ने एक पत्थर फेंका लड़के ने, ये हाइट जो है वो 35 मीटर की दीवार है, कितने मीटर की दीवार है, वो पत्थर इसको जस्ट ग्रेज करता हुआ निकलता है, क्या करता हुआ निकलता है, तो बताइए इतनी हाइट की दीवार कितना दूर हो यहां से कि उसको भी ग्रेज करता हुआ निकले, तो ये डिस्टेंस पूछ ली उसने, मुझे बता यहां से वहां पहुंचने का टाइम कितना, 7 × 30, नहीं समझ आया, नहीं समझ में आया, अरे कुछ पल्ले पड़ रहा है, टाइम पास कर रहे हैं, नहीं समझ में आया, पक्का, पक्का समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, 1 सेकंड में कितना गिरी, 2 में, दूसरे में, 3 में, तीसरे में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, एक 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 था ना पहला दूसरा तीसरा, तो रेशियो इज 1:3:5। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जो अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, अगर किसी को रेस्ट से छोड़ा जाए, अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर किसी को रेस्ट से छोड़ा जाए, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर चली गई डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 1:3:5 होता है। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल तो कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी है कि को, अरे जरूरी है कि को, जरा मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 1 सेकंड में कितना चला, तो आप कहोगे 5, 2 में 20, तो दूसरे में कितना, 15, 3 में 45, तो तीसरे में 25, तो 1, 15, 25, 1:3:5। पहले 2 सेकंड में कितना चला, 4 में, तो 2 के बाद वाले 2 में 60,
अब तो ट्यूबलाइट जल रही होगी यार। तो पहले दो में कितना चला, उसके बाद वाले दो में रेशो क्या, 1:3। नहीं समझ में आई बात। 6 सेकंड में कितना चला, पक्का। पहले 4 में कितना चला, तो बाद वाले 2 में कितना चला, 100। नहीं समझ में आया। पहले 2 में कितना चला, उसके बाद वाले 2 में, उसके बाद वाले 2 में 60। इतनी सी देर में बदल जाते हो तुम लोग। अब कभी तुम्हें जीवन में दिमाग लगाया ही नहीं, तुम्हारी तो आदत पड़ी है पेन घिसने की। पहली बार में बढ़िया लगा रहे हो, सही बता रहा हूं मैं, बेस्ट है आज तक जितने मैंने इस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ाए उनमें। इतना नहीं लगता किसी का। मैं पागल हो जाता हूँ दिखाते दिखाते, वो पता नहीं कोई उनको दूसरा तीसरा समझ में नहीं आता पहले। मैं पूछता हूं दो, बताते हैं दूसरा। तो बहुत सही है, फिर भी बता रहा हूं मैं तुम्हें। तो पहले 2 में कितना, बाद वाले 2 में 60 ना, उसके बाद वाले 2 में 100। रेशो 1:3:5 है। तो बराबर के इंटरवल कोई से भी ले लो, 1-1 सेकंड के ले लो, 2-2 के ले लो, 3-3 के ले लो, उसका रेशो हमेशा वही मिलेगा। नहीं समझ में आया, पक्का। अब सुना मेरी बात ध्यान से, नहीं सुनोगे। किस रेशो में चलता है, 1:3:2 ये चलता है ना, पक्का ना। अब सुनिए ध्यान से, आ जाना यार, ठीक है। ये हमारे यस, ठीक है। सोलह मीटर, बात को समझना ध्यान से। बहुत परेशान रहते हैं लोग इसमें, बहुत मतलब बहुत ही रहते हैं परेशान। कुछ बच्चों को समझ में आया तो कर लेते हैं इक्वेशन मुझे। अब सुनना ध्यान से, यहां अच्छा एक बात, कभी जीवन में बूंद बनती हुई देखी, नहीं देखी। तुम्हारे देखने में और सब्जी वाले के देखने में बराबर बराबर, कोई अंतर नहीं है। साइंस वाला बच्चा कैसे देखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सुनना ध्यान से, जैसे मान लीजिए कोई छत है और छत से पानी लीकेज हो रहा है। बात को सुनना ध्यान से। ये यहाँ एक इतनी बड़ी ओपनिंग थी, ये अपन सिंपल सी बात करें, अपन एक काम करते हैं कि साहब ये वाटर टैप की ओपनिंग है। तो मैं इसको फ्लैट बना लेता हूँ, बिल्कुल ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाटर टैप की ओपनिंग है, सुनना ध्यान से, ये ओपनिंग है। तो याद रखिए वो बूंदे वाले सवाल कि जहां से पानी लीकेज होता है ना, लीकेजिंग हमेशा कांस्टेंट रेट से होती है। आप याद करो, बहुत पुराने जमाने में सेंट को लीकेज करके टाइम मेजर करते थे। सेंट भर देते थे बोतल में, वो कांस्टेंट रेट से लीकेज होती थी। तो वो रेट कांस्टेंट होती है, चाहे कुछ भी लीकेज हो उसकी रेट कांस्टेंट होती है। तो हर बूंद के बनने का टाइम बराबर होता है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले बनेगी तो उसका शेप ऐसा होगा, हेलो, साइज बड़ी, शेप ऐसा आया, सुनो ध्यान से। फिर साइज बड़ी, परफेक्ट हेमिस्फीयर बनाई। तो इसको बोलते हैं हेमिस्फेरिकल ड्रॉप। क्या बोलते हैं, ऊपर वाली है सब हेमिस्फेरिकल, सब मतलब हेमिस्फीयर के पहले वाली। अब सुनना ध्यान से, 1 2 3, 3 शेप बनाए मैंने। सबसे बड़ा शेप कौन सा है, तीसरा ना। सबसे छोटा पहला। समझ में आई बात। तो जब इसकी साइज बढ़ रही है तो इसकी रेडियस घट रही है। मैंने कहा था जीवन में कभी बूंद बनती हुई नहीं देखी तुमने। सुनो ध्यान से, अगर आप इस वाली शेप का कर्वेचर निकालोगे, इतना बड़ा आएगा। इसका बनाओगे, इसका बनाओगे, परफेक्ट इसके डायमीटर के बराबर आएगा। अभी समझ में आए बूंद बनती हुई कैसे देखते हैं, देखिए। कई बार देखिए, नहीं समझ में आई बात। तो बेटा वो लैंग्वेज देता है, सब हेमिस्फेरिकल और हेमिस्फेरिकल। तो लोग तो आते तो वहीं उड़ जाते हैं, उनको लगता है सब हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल छोटी वाली है तो रेडियस कम रही होगी इसकी ना। समझ में आ गई बात, समझ में आया कुछ। हर बूंद का बनने का टाइम बराबर है। वो आपसे कहता है कि जब यहां से छूटी हुई पहली बूंद जमीन को हिट कर रही है, पहली,
हेलो, तो यहां से पांचवी रिलीज होने वाली है। नहीं समझ में आया? कितनी रिलीज होने वाली है? तो कितनी रिलीज हो गई? धन्यवाद। अब सुनना ध्यान से, वो किसी भी ड्रॉप की पोजीशन पूछ सकता है, तो सुनो ध्यान से। पांचवी अगर ये है तो चौथी कहीं यहां होगी, इसके पहले चौथी आई होगी ना, तीसरी कहीं, दूसरी कहीं, और ये पहली होगी। कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई बात? अब सुनना ध्यान से, क्या ये बराबर बराबर टाइम में चली? पक्का ना? अरे बोलो ना यार। तो मुझे बताओ, अगर ये x चली तो ये 3x, ये 5x ना, ये 7x, जोड़ो इनको, 16x ना, और ये 16x 16 के बराबर है, तो x बराबर कितना? 1। तो तुम्हें सबकी हाइट पता लग गई। अरे गरीबों, ये यहां से कितना नीचे? 1 मीटर ना, तो यहां से कितना ऊपर? 15। ये वहां से कितना नीचे? 4, तो यहां से कितना? 12 ना। ये वाली वहां से कितना नीचे? 9, तो यहां से कितना ऊपर? 7 दिख ही रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो सिंपल, कोई इक्वेशन मोशन नहीं लगानी, हर बूंद बराबर टाइम में चलेगी, तो सबसे ऊपर वाली जो छूटी वो एक्स मान लो। नहीं समझ में आया? और जितनी बूंदे हैं उन सबका सम कर लो एक्स का, उसके हाइट के बराबर कर लो, एक्स की वैल्यू मिल गई, सबकी पोजीशन मिल गई। नहीं समझ में आया? अदरवाइज टाइम इंटरवल में डिवाइड करो टोटल, वो टाइम को लो, फिर सेकंड इक्वेशन लगाओ, उनका डिफरेंस निकालो दो दो का, इस लेंथी कैलकुलेशन है, इसलिए करते ही नहीं है। अच्छा तुम्हें पता है, एक बच्ची थी उधर स्तुति खंड वाला, एलन में थी, 2018 के अंदर वो टॉपर थी एग्जैक्टली। उसने एम्स भी क्वालिफाई किया था, आईआईटी भी क्वालिफाई किया था, फिर दोनों छोड़ के वो एमआईटी चली गई। सो मैं वहां एमईएस बैच में पढ़ा रहा था, वहां का स्टार बैच होता है उसमें मेडिकल में। तो वो क्या करती थी, क्योंकि वो आईआईटी की भी तैयारी करती थी और वो नीट की भी तैयारी करती थी, तो वो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो आईआईटी वाले मास्टर से पढ़ती थी, और हमारे बैच में वो सिर्फ बायोलॉजी पढ़ने आती थी। ऐसा होता है कई बार कि जैसे मैंने क्लास छोड़ी तो क्लास बायोलॉजी क्लास अटेंड, वो हमारी क्लास अटेंड ही नहीं करती थी। फिर एक दिन उसको फिजिक्स में बहुत दिक्कत थी, तो वो चौधरी सर के पास चली गई जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने कहा कि तू एक काम कर, परवेज सर के पास चल जा, मैं नंबर दे रहा हूँ तेरे को, बता टाइम दे देंगे। बोलो तो हमारे बैच में पढ़ा रहे हैं, तो उनसे पूछ लेती कि अच्छा उनसे पूछ लो, वो तो मेडिकल पढ़ाते हैं, तो पूछ लेना उनसे। वो पहले दिन मेरे पास आई, उसकी आदत थी, वो उसको कोई भी चीज बताओ ना, वो चुप ऐसे बैठेगी नहीं, उसका हाथ ऐसे चलता है, ऐसे बस आप कुछ भी बोलोगे ना हाथ से, इसको पकड़ लोगे तो ये करती रही। मैं क्या कर रही है तू ये, मेरा दिमाग नहीं चलता जिसके में, आप सुनते रहो बस। तो एक सवाल लेके आए मेरे पास कि एक ओपन लिफ्ट है, वो ऊपर जा रही है सर, उस ओपन लिफ्ट में एक बॉल उससे 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से टकराती है, और लिफ्ट की स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड, तो उससे इलास्टिक कोलिजन करती है। अब जब इलास्टिक कोलिजन करेगी तो फिर ऊपर रिबाउंड करेगी, तब तक लिफ्ट ऊपर चलती रहेगी, फिर नीचे आके टकराएगी, फिर ऊपर चलेगी। तो पहली कोलिजन अगर मान लो किसी एक्स हाइट पे हुई, तो उसके बाद पांचवी कोलिजन कितनी हाइट पे होगी? तो मैंने कहा ठीक है, तो वो मुझे सवाल बोल रही थी, मैं से सर मैं दोबारा समझाऊं सवाल? मैंने कहा सवाल समझ में आ गया, 65 मीटर। हाँ यही आंसर है, पर कैसे? मैंने कहा कैसे 65 आंसर की, उसने सोल्व किया हुआ 3 पेज में, आंसर तो ले आई थी। जो बच्चा इतना तेज है पढ़ने में, आईआईटी भी क्वालिफाई कर रहा है, एम्स भी आ रहा है, एमआईटी जा, तो वो फाइटर होते हैं तगड़े वाले, वो हार, वो सवाल कभी ऐसे पूछते ही नहीं बच्चे से, किसी हम हमारे बच्चे सही मुझसे नहीं बना, मैंने तो कर लिया, आप करो, मुझे थोड़ा नीट देना है। वो लोग सिर्फ आइडिया पूछते हैं, देखो मैंने यहाँ गड़बड़, सर मैंने ऐसे किया था, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, गड़बड़ बताओ मेरे को। नहीं समझ में आई बात? या वो सिर्फ कंसेप्ट आगे पूछेंगे, तो मैंने कंसेप्ट लगाया, मैं सही हूँ या गलत, फिर कुछ सोल्व करते हैं। तुमको पता है मुझे नीट दे हुआ तो मुझे ही सोल्व करना है, या नहीं मेरे आप कर दो सर। तो सवाल पता है क्या किया, ये सीरीज की वजह से मैंने उसको
ऐसे आंसर दे दिया। उसमें एक तो कोलिजन का कंसेप्ट लग रहा था और ये बहुत तमीज से सवाल उन्होंने पूछा। अब पता है एक बहुत कॉमन चीज होती है कोलिजन की, आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बहुत हेवी ऑब्जेक्ट लाइट से टकरा है तो हेवी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई फर्क, पर लाइट की दोगुनी हो जाती है। पढ़ा था? अच्छा सुनना ध्यान से। एक ट्रक खड़ा हुआ है, ट्रक बहुत हेवी ऑब्जेक्ट है, बहुत सिंपल चीजें पता ही है, ओरल सोरल के सवाल सारे कोलिजन के। ट्रक खड़ा हुआ है, एक बोला कि इलास्टिक कोलिजन करती है, क्या ट्रक की वेलोसिटी फर्क चलेगा? पर ये रिबाउंड हो जाती है सेम स्पीड से। मान लो ये बॉल इधर आ रही थी 10 मीटर पर सेकंड से और ये खड़ा होता तो 10 से इधर जाएगी बॉल। नहीं समझ में आई बात? मान लीजिए बॉल रुकी हुई होती और ट्रक 5 से टकराता तो बॉल 10 से जाती। तो बॉल जब इधर टकराएगी इलास्टिक तो भी 10 से जाएगी, ये इससे टकराएगा तो भी 10 से जाएगी, दोनों चलते हुए टकराए तो 20 से जाएगी ना। नहीं समझ में आया भाई? इसकी वजह ये 5 से आ रहा है तो इसको कितनी दे देगा इधर, और इसकी खुद की वजह से 10 मिलेगी तो 20 से जाएगी ना। अब सुनना सवाल क्या था वो, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ये किससे जा रहा है बताइए? 5 मीटर पर। ये लिफ्ट है मतलब बहुत हैवी है ना, क्या बॉल की कोलिजन से इसकी स्पीड बदलेगी? उन्होंने कहा कि बॉल जब यहां टकरा रही है इलास्टिक कोलिजन तो 10 मीटर पर सेकंड है। कितनी बच्चा पार्टी? धन्यवाद। इलास्टिक कोलिजन करेगी तो ये तो 10 रिवर्स होगी, इसकी दोगुनी मिलेगी, तो टकराने के बाद बॉल को कितनी मिली? 20 मीटर पर। क्या 2 सेकंड में रुकेगी? 20 से ना यार, क्या 20 मीटर ऊपर जाके ही रुकेगी? 2 सेकंड में 20 जाती है ना। तो टी बराबर 2, टकराने के बाद टी बराबर 2 सेकंड पे बॉल यहां है, रुकी हुई है कि नहीं? 2 सेकंड में रुक गई ना। ये 2 सेकंड में कबड्डी खेल रहा है क्या? ये भी 10 मीटर जा चुका होगा, तो इनके एग्जैक्ट लिमिट पे लिफ्ट है। नहीं समझ में आया? अब सुनना ध्यान से, क्या 2 सेकंड बाद लिफ्ट यहां है? अब सुनिएगा ध्यान से। अब बताइए अगले 1 सेकंड में ये कितना चलेगी ऊपर, और 1 सेकंड में वो भी 1.5 ही गिरेगी। अरे छोड़ोगे तो 1 सेकंड में 5 गिरेगी ना, 1 सेकंड बाद स्पीड क्या होगी? 10। मतलब जैसे 10 से टकरा रही थी ना, वैसे यहां से 5 मीटर हाइट, मतलब यहां से 15 मीटर हाइट पे वापस सेम कोलिजन दोबारा हो रही होगी। और अगर सेम कोलिजन दोबारा हो रही तो टकराने के बाद वापस ऊपर जाएगी 20 और ये फिर से चलती रहेगी। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का गैप कितना? 15। तो हर कोलिजन का गैप का 15 रहेगा। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हर कोलिजन के बीच का गैप कितना? 15। तो कोई सी भी कोलिजन पूछे आपसे इंक्लूडिंग दिस और एक्सक्लूडिंग दिस, उस पर आंसर डिपेंड करता है। इसको अगर पहली कोलिजन मान रहा है तो दूसरी कोलिजन 15 ऊपर, तीसरी 30 ना यार, यहां से 30 ना, चौथी कोलिजन 5वीं 45 के बाद 15 जोड़ेगा 80 आएगा, 60 ना। नहीं समझ में आई बात? फिर 15 जोड़ तो 75 हो जाएगा, नहीं होगा कैसे? तो अब सवाल बनाने वाले बड़ा दिमाग लगा बनाया ना उसने सवाल कि देखो दो चीजें काम आ रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी कंसेप्ट भी काम आ रहा है और कोलिजन कंसेप्ट भी काम आ रहा है। अब आप लगाते रहो इक्वेशन, करते रहो सोल्व, अदरवाइज बहुत तमीज से कितना दिमाग लगा बनाने वाले यार हर कोलिजन के बीच का गैप 15 मीटर आ रहा है। नहीं समझ में आया? नहीं पल्ले पड़ा लोगों को। बॉल जब टकराई लिफ्ट से तो बॉल की स्पीड क्या थी? 10। और लिफ्ट की कितनी? लिफ्ट की किधर? ऊपर ना। तो जब लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट की स्पीड में कोई चेंज, क्योंकि बहुत हैवी है, पर लिफ्ट उसको कितनी देगी? खुद की डबल, मतलब 10। और जब वो 10 से टकराएगी तो वो भी तो रिवर्स होगी, तो बॉल की कितनी? तो टकराने के बाद बॉल को कितनी मिली? कितने सेकंड में रुकेगी? कितनी हाइट पे रुकेगी? तो 2 सेकंड में जब वो 20 मीटर हाइट पे है तब लिफ्ट भी तो 10 चल रही, तो उनके बीच का गैप कितना? अभी तो 10 है ना गैप। बहुत जगह तुम्हारे बताया, बहुत जगह। अच्छा हुआ मैंने आज ये छेड़ दी बात, मुझे पता तो लग गया मुझे कैसे पढ़ाना है तुम। नहीं गरीब गरीब तो नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं है बस, प्रैक्टिस नहीं है, बट फिर भी पता है बहुत सही ग्रैब कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं करते नहीं कर। हाँ अभी बता देंगे, चिंता ना करें, अभी तो इसको न्यूट्रल कर लें अपन। हाँ मैं फिर से समझना, टाइम पास नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लिफ्ट की स्पीड कितनी? ऊपर ना, कांस्टेंट बनी रहेगी। जब लिफ्ट बॉल से टकरा रही तो बॉल की स्पीड कितनी?
मतलब ये टैलेंट लाते कहां से हो तुम लोग? सही अगर कोई बोलेगा ना तो एक तो बोलेगा किसी कोने से, पर गलत सब शुरू में बोलते हैं। भाई साहब, ये 10 है ना इसकी स्पीड, देख के बता दो यार। जब पहला कोलिजन हो रहा है, अभी सुनना ध्यान से, जब पहला कोलिजन हो रहा है तो लिफ्ट की स्पीड कितनी, बॉल की कितनी, बॉल की किधर थी, नीचे, लिफ्ट के ऊपर, तो लिफ्ट तो अपनी दोगुनी देगी, बॉल की खुद की रिवर्स होगी, कितनी बनी, 20। अब 20 से जब बॉल ऊपर जाएगी तो कितनी हाइट पे जाएगी, 2 सेकंड में रुक गई। पर 2 सेकंड तक लिफ्ट चल रही ना लगातार, तो लिफ्ट भी तो 10 चल चुकी होगी, बॉल चली 20, तब तक वो लिफ्ट चली 10, अब गैप कितना, अगले 1 सेकंड में बॉल भी 5 गिरेगी और ये भी 5 चलेगी, टकरा गई फिर से। और जब बॉल 5 गिरी तो 1 सेकंड में गिरी, तो स्पीड 10 हो गई, तो वापस सेम कंडीशन बन गई ना। तो जहां तक बॉल गई थी वहां से 5 मीटर नीचे आने पे कोलिजन हुई वापस, और बॉल 20 तक गई थी, तो एक्सेसिव कोलिजन के बीच का गैप कितना, और हर कोलिजन में सेम सर्कमस्टांसेस आ रही है, मतलब नहीं समझ में आया तो तेरी मर्जी में जो कोलिजन पूछे ना वो कर लोगे। नहीं, नहीं समझ में आया है? नहीं तो वो पैसा का मतलब एग्जाम्पल दिया था, मैंने इमीडिएटली आंसर बोल दिया। सवाल थोड़ी सोल्व करेंगे, नहीं समझ में आया। उसके बाद उसने पता जितने भी चैप्टर वहां पढ़ रखे थे ना, वो उस दिन बहुत सारे सवाल पूछे और मैं सारे सवाल इससे, मैं तो एक भी कैलकुलेशन नहीं करी, एक भी नहीं करी। अब वो भी सारे दोबारा पढ़ाओ मुझे आप। 4 महीने लगे फिर वापस उसको पढ़ाने में, मेरा फायदा हो गया, मेरी क्लास हटा दी बाकी जगह से, उसी को पढ़ाया। गरीब कोई नहीं होता यार, मेहनत करनी पड़ती है। उस वो एटीट्यूड जनरेट हो जाए ना, सारा गेम एटीट्यूड का है कि आप किस नजरिए से तैयारी करते हो। अब अपने आप को कमजोर मान के चलोगे, मेरे देखो एक बात बताओ, मुझे वो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट लगा शाहरुख खान का, किसी ने भी कुछ दिनों पहले, मेरे को ज्यादा एक्टर एक्टर पसंद है नहीं है, पर किसी ने भेजा था तो उसने बहुत अच्छी बात की एक इंटरव्यू के अंदर, आप आसमान पे छलांग मारने की कोशिश करोगे ना, तब कहीं जाके चौथे या 5वें माले पे पहुंचोगे आप। और ये क्लियर है कि आप उस लेवल की प्रैक्टिस करोगे ना, तब कहीं नीचे आगे गिरते। और एक बात बताओ मैं तुम्हें, हमें जो वास्तविकता जिएगा ना वो कभी फेल नहीं होगा, एक बार में निकल जाएगा। अगर तेरा, अभी मैं दो बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं बच्चों को, वो बेचारा बच्चा है, उसको मैंने खरी खोटी कर ली थी कि भाई मैं तेरा एग्जांपल क्लास में दूंगा, क्योंकि एक बार तुम्हारे एलिट बेच में पढ़ा रहा था, 2 बच्चे झगड़ में रहे, तो मैं ऐसे समझा रहा था क्योंकि मैंने बाहर झगड़ते देखा बच्चों को, तो मैं क्या, तुम्हारे ज्यादातर झगड़े तुम्हारे ईगो की वजह से होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज तो तुम्हारे है ही नहीं। उसके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना पड़ता है ना, काबिल तो बने पहले। अभी तो सब कुछ माँ बाप के ऊपर, किस बात का आत्मसम्मान तुम्हारे। और इतनी सी बात पे झगड़ा हो गया, किसी ने आंसर सवाल पूछा, मेरी क्लास थी, एक बच्चे ने सवाल पूछा, दूसरे ने सोल्व कर लिया था उसको, तो वो यहाँ बैठा था, वो वहां बैठा था, तो उसने सवाल पूछा तो इसने आंसर बोल दिया ये था। जब मैंने सोल्व करवाया तो मैंने इससे पूछ लिया कि बता कैसे किया, तुमने गलत तरीके से सोल्व किया था, तो वो हंस गया कि तेरा आंसर गलत था, तो इसने उसको घूर के देख लिया। तू हंसा कैसे, घूर के देखते इज्जत कम हो गई, इज्जत कम होते झगड़ा हो गया, मारा कूटी हो गई। तो मैंने उस दिन, जब मुझे लग गया था कि ये देखो गड़बड़ करेंगे, तो मैंने समझाया था, मैं कि देखो झगड़ना नहीं होता, थोड़ा सा बर्दाश्त करना होता। उसने हंस गया, तू भी हंस के टाल दे, खत्म कहानी। तो यहां तो इज्जत कम हो गई थी। अब उन लोगों को क्या हुआ कि उनके झगड़ा हो गया, उन्होंने यही सब फोन कर दिया, दोस्तों को बुला लिया बाहर। सच में यहाँ सरिये चले भाई, सर फोड़ दे, पुलिस उठा ले गई। रात, अच्छा दोनों बढ़िया पढ़ने में, दोनों 600 प्लस स्कोर करते थे। तो मुझे रात को फोन आया पुलिस का कि यार वो 2 बच्चे आप कैसे अरेस्ट कर ली, केस बन गया दोनों को। हम रात को इंसाफ सर, मैं या एजी सर, हम तीनों पहुंचे, रात के 1-2 बजे तक वहां थाने में बैठे। मतलब जिंदगी में मैंने कभी पुलिस वालों को हाथ नहीं जोड़, यार बच्चों का फ्यूचर का मामला है, छोड़ो इनको। मैंने क्या देखा वहां पर, आप लिटरली मतलब, वो कांस्टेबल जो है ना, उनके कपड़े उतार रखे थे और बेल्टों से मार रहे थे बढ़िया। तब मैंने उससे कहा, मैंने अब कहां गई तेरी इज्जत बता। उसने घूर के देख लिया था, तुझे बुरा लग गया था। तो हुआ ये कि भाई साहब, ऐसे मैंने, मेरी तो आदत है, मैं कोई भी नेगेटिव एपिसोड होता है बच्चों को एग्जांपल देता हूं, भाई यार ऐसा मत करना, समझाना ही होता है। उसी की बहन इस बेच पे पढ़ती थी,
जिसको मैंने बताया, जिस बेच में एग्जाम्पल दे रहा था, झगड़ना मत, उसने अपने भाई से बोला कि वो आप वाला केस सर ने बताया था आज। उसने मुझे बड़े प्यार से मैसेज किया कि सर आपकी महफिल में हमारा जिक्र ना किया कर। तब से कोई भी चीज मेरे साथ होती है ना, देखो बहुत हम क्या है ना, बच्चों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, और हमारा काम है गाइड करना, तो हम बताना पड़ता है हमें। तो उस बच्चे के साथ जो हुआ, तो मैंने उसको बोल दिया था, मैंने तेरा एग्जाम, दोस्त जब पहला साल अनअकैडमी खुला ना, तो मैं पढ़ा के जा रहा था, एक बच्चा वो मेरे आगे आगे जा रहा था, मैं क्लास छोड़ के जा रहा था, उसके नंबर आते 640 650 ऐसे। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा बेटा यहाँ। बोले क्या हुआ सर? मैंने कहा सॉरी यार, तेरा सिलेक्शन इस साल नहीं होगा। उसने मुझे यूं देखा, वो चला गया। कोई दिक्कत नहीं, बात आई गई होगी, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, वो एसआरजी में भी था। अगले बार वो आके मेरे सामने रोता है, मेरे ऑफिस में आकर कि सर आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? मैंने डांटा, मैंने तेरे को समझाया, समझदार तो मेरे पास आता, सर आपने ऐसा क्या नोट किया कि आपको ऐसा लगा, पर तूने मुझे ऐसे घूर के देखा था कि अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको, मैं बैठ गया साल। तो इस बहुत कॉमन यार, किसी बच्चे से बहुत बड़ा जिगरा चाहिए उसको बोल के ये बोलने के लिए, हमें दिख रहा होता है चीजें। तेरे नंबर नंबर कैसे आते हैं? आप मुझे एक बात बताओ, तेरा पहला ड्रॉप है, 12वीं क्लास का जो बच्चा एग्जाम दे रहा है ना, उसके जहां बेटा जितने टेस्ट आ रहे हैं वो असली नंबर है, जो वो पहली बार चीजों को फेस कर रहा है। तूने एक ड्रॉप ले लिया ना, तो जितने वास्तविक नंबर आ रहे हैं 10 नंबर कम कर ले, कम से कम 2 से 3 सवाल तो तुझे याद किए हुए मिल जाएंगे पेपर में। दूसरा ड्रॉप है तो तुझे कम से कम ये मान के चल 4 से 5 सवाल याद किए हुए मिल जाएंगे, तुझे पता होता है आंसर का आंसर ये है। चौथा ड्रॉप है तो 40 नंबर कर ले, पांचवा है तो 50 नंबर कर ले। और यही रीजन है कि बच्चा इतना मार्जिन पे चल रहा होता है, तो पता लगा इस बार 630 से 640 का ड्रॉप जा रहा है, 10 नंबर ही बढ़ाना था, वो साल भर मेहनत करके 10 नंबर नहीं बढ़ा पाता। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आपके ओरिजिनल मार्क्स वो होते ही नहीं है। अगर आपका चौथा ड्रॉप है, आप काउंट कर लो, आपके 40 नंबर कम करो सीधा, वो तुम्हारे वास्तविक नंबर है, और स्कोर मारो अपना। और ऐसे कितने लोग हैं तुम्हारे यहाँ पूरे कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर जो नए सवाल बना के देते हो? तुम बताओ मेरे को, आजकल कोई नहीं बनाता। मेरे पास आज भी कम से कम 30 से 35 हजार सवालों का नीट लेवल के फ्रेश क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन बैंक है। अगर आने वाले 10 साल तक मैं पेपर बिना रिपीट के सवाल दूं तो 10 साल तक खत्म नहीं हो, पर मैं एक भी सवाल उनमें से नहीं देता। पर जनता ही ऐसी नहीं है, वो चाहते ही नहीं। उनको क्या चाहिए? 4 सवाल ईएलपी के पकड़ा दो, 4 सवाल कंसेप्ट बिल्डर के दे दो, 2 सवाल पीवाईक्यू के दे दो, ताकि मेरे नंबर आ जाएं और मैं तेरी ताली बजा दूं, माला पहना दूं तुझे बर्थडे के दिन। दिस इज द रियलिटी। व्हाई यू गाइस नॉट एक्सेप्टिंग दिस? ये सच है। तो आपके मार्क्स, इसलिए मुझे पता था कि वो क्या करता है, बायोलॉजी क्लास छोड़ के चला गया। एट द सेम मोमेंट मैं आपको बताऊं समझदार बच्चा कैसे होता है। समुन्नत बिल्डिंग है एलन की, मैं एक बच्चे को पढ़ाया था अचीवर में, मैं समुन्नत से क्लास छोड़ के बाहर निकला, तो वो बच्चा जा रहा था घर, तो मैंने उसको रोका, मैं यहाँ, उसने मुझे विश किया, मैंने कहा कहाँ जा रहा है तू? अरे सर वो हमारी तो फ्रॉक की क्लास चल रही है, फ्रॉक तो मुझे आता है। मैंने कहा बेटा अगले साल फिर तैयारी करना यही। मैं तो बोलता हूँ, इसीलिए कुछ लोगों को मैं बुरा लगता हूँ, पर वो समझदार था। सर क्यों? मैंने कहा अगर फ्रॉक तो बहुत बड़ी बात है, मैंने कहा अमीबा भी क्लास होना, छोड़ना नहीं है। इस साल तो ऐसे पढ़ेगा जैसे पहली बार तैयारी कर रहा हो, सारे नोट्स नए बनाना, सारे सवाल दोबारा सोल्व करना, और एक नया सोर्स भी सोल्व करना अगर जिंदगी में सिलेक्शन चाहिए तो। किस्मत से उस बैच, जिस बैच में बच्चा पढ़ता था, मुझे उस साल पढ़ाने का मौका नहीं मिला, पर मैं एक दिन संडे के दिन रनिंग कर रहा था स्टेडियम में, उसका फोन आया मेरे पास कि सर थैंक यू सो मच, और मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज मिल गया। चलो अच्छी बात, मैंने मुबारकबाद दे दी उसको। अब फोन पे कौन पहचाने कौन बच्चा है, फोन काट दिया, 2 मिनट बस, इतनी सी बात हुई। फिर दोबारा फोन आया, सर आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा मैंने नहीं पहचाना। कि समुन्नत के बारे में आपको मिला था, मैं फ्रो की क्लास छोड़ के जा रहा था, आपने कहा कभी क्लास मत छोड़ना। मैंने कहा सर, उसके बाद मैंने कोई क्लास नहीं छोड़ी, उसी बैच में पढ़ा, जो टीचर पढ़ाना है उसी से पढ़ा, और सारा होमवर्क किया, और रिजल्ट ये मेरे सामने। क्यों बताते हैं आपको एग्जाम्पल? सीखो। उस आबादी के पीछे रहोगे तो वहीं चक्कर काटते रहोगे। कोटा की गलियां इतनी अच्छी नहीं कि 4 साल बर्बाद किए जाए। मेडिकल कॉलेज में जाओ, जीवन बनाओ और टाइम लगाओ। 1 साल में हम इंडिया के अंदर बहुत लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो जस्ट डू द राइट हार्ड वर्क, एक्सेप्ट द मिस्टेक, यार हाँ मुझे सीखना है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आदत डालो। अभी मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम लोग क्या करते हो, सवाल सोल्व किया घर पे, आंसर आया, टिक किया, हाँ सी सी टिक किया, आगे बढ़ गया, बी टिक किया, आगे बढ़ गए। किसी भी सवाल को सोल्व किया ना, सोल्व करने के बाद उसको रीथिंक कर दिमाग के अंदर, तो मैं तो क्या विदाउट कैलकुलेशन सोल्व कर सकता था? क्या 3 स्टेप ऐसी हो सकती थी मैं सवाल पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आ जाता? ये आइडियाज खुद आने चाहिए।
तो इसको बोलते हैं इनोवेटिव वे टू स्टडी। आप नए नए तरीके अपने ईजाद करो, नए नए तरीके बनाओ, अपने आप आएंगे आइडियाज। कई सवाल ऐसे होते हैं कि उनमें कैलकुलेशन करनी है तो करनी पड़ेगी। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, 45 सवाल तुझे करने, 45 से 15 से 20 में तो ऐसी मास्टरी कर ले कि 15 से 20 तुम्हें पेन भी टच नहीं। तो यार बाकी दुनिया ने 45 सोल्व किए, तेने तो 25 से 30 ही सोल्व किए ना, तो तेरे पास एडिशनल टाइम मिल जाएगा सवाल सोल्व करने का, तेरा काम हो जाएगा। द मेन प्रॉब्लम इज व्हाट, आज भी तुम यही कहते हो कि सर घर जाकर पेपर सोल्व हो जाता है। तो रियलिस्टिक एक्सेप्ट करो। आज मैंने कुछ जीके सीरीज के सवाल तुम्हें करवाए, होपफुली कुछ समझ में आया होगा। आपको कुछ नहीं करना, 10 सेकंड की सीरीज लिख देनी, कैसे 5 20 पूरी पूरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं। 5 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में कितना चलेगा, 2 में कितना चलेगा, 3 में कितना चलेगा, 4 में से 5 सेकंड तो बढ़िया प्रैक्टिस कर लो, ऊपर नीचे की दोनों खुद लिख लिख के देखना, इसमें कितना जाएगा, इसमें इंटरवल में कितना जाएगा, खुद करना प्रैक्टिस। फिर मैं किसी और दिन ले लूंगा, 2-5 क्लासेस के बाद, दिवाली के बाद एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे। नहीं समझ में आई बात? बीच बीच में कभी भी लगा यार आधे घंटे की विंडो है, एक टॉपिक खत्म हो रहा है, नया टॉपिक अच्छा शुरू करना है, पुराना कुछ बता दो, तो मैं कुछ बताता रहूंगा तुम्हें। सेंटर ऑफ मास के सवाल, रोटेशन के सवाल, फ्रिक्शन के सवाल, जितने भी मैकेनिक्स के ऐसे कंसेप्ट हैं जो बताए जा सकते हैं कि यार विदाउट कैलकुलेशन बड़े आंसर आ सकता है। एक दूसरा बच्चा पूरी कैलकुलेशन करेगा तो आंसर ठीक कर देगा। मैं तो अपना एग्जाम्पल दूं, कोई भी एग्जाम में ऐसा आता है जो किसी से नहीं बना, द क्वेश्चन इज सेलिब्रिटी आफ्टर द एग्जाम, आप बाहर निकलो, एवरीबडी इज डिस्कसिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, यार वो क्या था साला। तो जब मैंने पेपर दिया था तब एक फिजिक्स में सवाल आया था, उसकी लैंग्वेज आधे पेज पे लिखी हुई थी, और नीचे जाते जाते फिर एक बात समझ में आती, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। ऊपर क्या लिखा हुआ पता भी नहीं पड़ता था, सबने कैलकुलेशन की, छोड़ के आ गए, जिन्होंने की उनका आंसर भी नहीं आया। बाहर आया तो मेरा एक दोस्त है, मेरा उसका भी नाम परवेज ही है, अभी एमडी मेडिसिन है, वो बहुत इंटेलिजेंट था फिजिक्स में। तो वो आते मुझसे कहने, अरे यार फिजिक्स में एक सवाल छूट गया मेरा। मैं कौन सा? वो एक्सेलरेशन ना, पता ही नहीं पड़ा क्या सवाल था। मुझे सिंपल था वो, तो फोर्थ आंसर था उसका। मेरा तो आया ही नहीं आंसर, तेरा कैसा? अच्छा होता है ना, किसी जो सब्जेक्ट अच्छा होता है उसको भरोसा करते हो आप, तो अपन ने गलत तो नहीं कर दिया। फिर मैंने कहा यार सवाल तो सोल्व ही नहीं करना था। मैंने क्या पूछा था कि एक्सेलरेशन, मेरा तो आंसर ही नहीं आया। मैंने सोल्व करना ही नहीं था। बोले क्यों नहीं करना था सोल्व? मैंने पहले 3 ऑप्शन मीटर पर सेकंड में थे, पहले 3 ऑप्शन मीटर पर सेकंड में, चौथा एक ही ऑप्शन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एग्जामिनर जानना ही नहीं चाहता तो सोल्व करना आता नहीं आता, वो सिर्फ इतना जानना चाहता है कि भाई दिमाग यहां लेकर आया, घर छोड़ के आ गया। नहीं समझ में आई बात? धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कल है ना अपनी क्लास, तो कल मैं पोटेंशियल एनर्जी वाला कंटेंट खत्म कर दूंगा, ग्रेविटेशन का, फिर आने के बाद सेटेलाइट पढ़ लेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। और थोड़ा सा करना 15-20 मिनट इसकी प्रैक्टिस, है ना?